हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि मेरा ताल्लुक़ एक हाई क्लास फ़ैमिली से था, जहाँ पैसा होना ही सब कुछ समझा जाता है। वहाँ रिश्ते इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना, क्योंकि मैं पैसे को हाथ की मैल समझती थी कि ये तो आता जाता रहता है, और कितनी दौलत है या नहीं ये तो नसीब की बात है। इसलिए मैंने इमरान का इंतखाब किया, क्योंकि मुझे लगता था मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं, और वो ना तो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं और ना ही शराकतदारी करते हैं। वो अपनी बीवियों के बारे में बहुत हसास होते हैं, और अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो दूसरों से हसद महसूस करते हैं। मुझे पैसे से नहीं, मुखलिस रहने से मतलब था। इसलिए मैंने पैसे की बजाय मुखलिसी को तरजीह दी। मेरे वालिदैन मुझे रोकते रहे कि कैसे शख्स से शादी मत करो जो तुम्हारे बुनियादी ज़रूरियात को पूरा ना कर सके, और तुम सारी ज़िंदगी इस फैसले पर पछताती रहो कि तुमने किससे शादी कर ली है। एक बार सोच लो। मैंने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया कि हमारी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। उनकी बीवियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो फिर भी बाहर मुंह मारते फिरते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक औरत नहीं, बल्कि दो दो तीन तीन औरतें होती हैं। एक वो जो सबके सामने होती है, और दूसरी जो जिनके बारे में किसी को भी बताते नहीं वो, क्योंकि सबसे ऐसा छुपा हुआ ताल्लुक इस्तवार करते हैं। मैं पैसे और मुखलिसी के दरमियान मुखलिसी को चुनना पसंद करूंगी, चाहे बाद में मुझे अपने फैसले पर पछताना ही क्यों ना पड़े। मैं अपनी बुनियादी ज़रूरतों के साथ तो समझौता कर सकती हूँ, मगर मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगी कि मेरा शौहर मेरे होते हुए बाहर मुंह मारता फिरे। मैं जिस आदमी की वजह से दूसरे लोगों से दूर रहूं, वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात बनाए। ये कहाँ का इंसाफ होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इमरान का रिश्ता कबूल कर लें। वो बेशक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, मगर मुखलिसी उसकी रग रग में पाई जाती है। ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी बीवियों को धोखा नहीं देते, रात गए दावतों में नहीं जाए पाए जाते, और ना ही तवाइफों के कोठों को चक्कर लगाते हैं। आप लोगों को इस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हम लोग मोहब्बत की शादी को कामयाब बनाकर ही रहेंगे। आप इस बात की फिक्र मत करें, और वैसे भी आप लोगों का मेरे अलावा कोई भी नहीं बचा, तो मुझे कभी भी दौलत का मसला नहीं होगा। आप सब कुछ ही तो मेरा है। इसके साथ ही मेरा शौहर भी मेरे साथ मुखलिस रहेगा। अपने वालिदैन से बहुत सारे दिनों बहस करने के बाद मैंने इमरान को उसकी अम्मी अब्बू को रिश्ता लेकर आने का बोला। मुझे लगा वो मेरे साथ बहुत मुखलिस है, लेकिन वक्त ने साबित कर ही दिया मेरे माँ बाप का फैसला सही था। मैंने आज तक इस फैसले पर पछता रही हूँ। जल्दी हम दोनों की शादी हो गई, जैसा हम चाहते थे। मेरा क्लास फेलो भी था। आखिरी सेमेस्टर हम लोगों ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में गुजारा। हम लोग दोनों ही लोग हमें रश्क की निगाहों से देखते थे जब साथ होते। अब तो मुझे अपने फैसले पर और भी ज्यादा नाज होने लगा। मैंने अपने माँ बाप को जताती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। वो लोग भी मुझे खुश देखकर मुतमईन हो गए। शादी के 2 साल गुजरने के बाद मेरी सास की एक ही जिद थी कि इन्हें दादी बनना है। पहले 2 साल हमने अपनी मर्जी से बच्चा नहीं किया, क्योंकि हम लोग अभी अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। क्योंकि इमरान मेरी सास के इकलौते बेटे थे, तो उन्होंने भी बहुत सी ख्वाहिशें थी उनकी अपने बेटे को लेकर, और अब मैं खुद भी चाहती थी कि हमारे बच्चे हों। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये मुमकिन ना हो सका। यूं ही कई बरस गुजर गए। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, और फिर मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। जब मैंने इमरान को बताया तो उसने बहुत आम सा तासुर दिया और कहा, कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई बच्चा अपना लेंगे। मुझे कहीं ना कहीं मुझे तो अब ये लगने लगा था कि वो मुझे धोखा देगा और किसी और से शादी कर लेगा, क्योंकि उसकी अम्मी उसे बहुत ज्यादा इस बात पर दबाव देने लगी थी। लेकिन वो मेरे साथ मुखलिस रहा। हमने एक बच्चा यतीम खाने से ले लिया और उसकी परवरिश करने लगे। जिंदगी अब जैसे मुकम्मल हो गई थी। इमरान के साथ होते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा था, जिसमें सरे फहरिस्त माँ बाप की इज्जत करना था, और इन पर चीखते चिल्लाए बगैर अपनी बात मनवाना था। क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता तो मैं बिल्कुल ही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती थी, और ये तो हमारी सोसाइटी में एक आम बात थी, बल्कि अब तो रिवाज बन गया था। इमरान मेरे माँ बाप को बहुत इज्जत दिया करते थे, और अपने वालिदैन की तो मानो उनका बस नहीं चलता था कि उनके पाँव धो धो कर पिए जाएं। मुझे बहुत खुशी होती थी जब वो इन्हें इस तरह देखती थी। मुझे लगता था हमारे बच्चे भी बिल्कुल अपने माँ बाप पर जाएंगे। हमने अब 3 बच्चे यतीम खाने से ले लिए थे, और सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चला था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी, और हमने यतीम खाने से बच्चे लिए हैं। बल्कि मेरी सास और मेरे शौहर ने इस बात को राज़ी रखा, और किसी को ये महसूस भी होने नहीं दिया कि वो हमारे बच्चे नहीं हैं।
ये मेरी शादी के 10 साल बाद कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे, जिनकी वजह से मुझे लगने लगा कि इमरान मुझसे बहुत खिंचे-खिंचे रहते हैं। हालाँकि अब तो हमारे बच्चे भी थे और वो बड़े हो रहे थे और वो हर बात को महसूस करते थे। वो जो देखते थे, वो उसके मुतल्लिक मुझसे सवाल किया करते थे। अक्सर वो अपने बाप से मुतल्लिक सवाल किया करते थे कि पापा रात को देर से घर क्यों आते हैं? एक दिन स्कूल के बच्चे से वो लौटे स्कूल से, तो उन्होंने मुझे आकर बताया कि बाबा किसी और लड़की के साथ गाड़ी में जा रहे थे। मैंने ज़्यादा इस बात को सीरियस नहीं लिया और सोचा कि होगी कोई ऑफिस के काम की बात या किसी की मीटिंग के साथ जा रहे होंगे, वरना 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अब मैं मुतमईन हो गई थी कि मेरा शौहर मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने बच्चों की बात को बहुत हल्के में लिया कि बच्चों ने किसी और को देखा होगा, लेकिन इसी बात ने मुझे आज इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आता कि इमरान को छोड़ दूं या उसके साथ रहूं। मैं ज़रा सी लापरवाही ने मेरा घर तोड़ दिया। एक दिन शाम के वक्त मैंने इमरान को उसके मोबाइल पे कॉल करने के बजाय ऑफिस में कॉल की, तो पता चला वो ऑफिस में नहीं है। मैंने सोचा कहीं गए होंगे, लेकिन अगले रोज़ जब मैंने उनसे इस मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस थे। मुझे लगा शायद कोई गलतफहमी हो गई है मुझे। फिर जितनी दफ़ा भी मैं ऑफिस के वक्त शाम के वक्त कॉल करके अपने शौहर इमरान का पूछती, तो तब वही मुझे जवाब मिलता था कि सर इस वक्त ऑफिस में नहीं होते। लेकिन आज सुबह जब मैंने उनसे बात होती थी तो वो कहते कि मैं तो ऑफिस में ही होता हूँ। अब आए रोज़ हमारी इस बात पर बहस होने लगी। हम दोनों में कशीदगी बढ़ती गई, यहाँ तक कि कई घंटे बाद बगैर बात किए गुजर जाते थे। मैंने इनसे ये बात तो छुपाई कि मुझे सब पता है। वो शाम होते तो ऑफिस में नहीं थे। मैंने खुद तहकीक करने का सोचा और इनसे बहुत आम सा रवैया रखा। मुझे बच्चों की बातें याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाबा को किसी और औरत के साथ देखा है। तब मुझ में शक का कीड़ा जाग गया और मैंने इस बारे में तहकीक करनी शुरू कर दी। एक दफ़ा मैंने अपने शौहर की कमीज पर लिपस्टिक का निशान देखा। मैंने देखा वही लिपस्टिक तो मेरे पास आज तक है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी लाल कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई थी, यहाँ तक कि अपनी शादी वाले दिन भी नहीं। तो फिर ये किसके होंठों के निशान मेरे शौहर की कमीज पर थे? मुझे सबसे पहले इस बात पर शक हुआ कि कहीं वो हमारी सोसाइटी के लोगों की तरह तवाइफों के पास तो नहीं जाने लगे, क्योंकि इस सोसाइटी में ये नहायत आम सी बात समझी जाती थी। मैंने ऑफिस कॉल किया और पूछा कि साहब कहाँ? उन्होंने कहा कि साहब अभी किसी दोस्त के साथ बाहर गए हैं। मैंने जब पूछा कौन सा दोस्त, तो वो लड़की कहने लगे वो तो रोज ही नई लड़की के साथ होते हैं। वो मुझसे हमदर्दी करते हुए कहने लगे आपको अपने शौहर पर नजर रखनी चाहिए। आजकल इनके बारे में ऑफिस में बहुत बातें होने लगी हैं, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि किसी रोज ऑफिस आ जाइए। ये सुनकर मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उम्र के इस हिस्से में जहाँ लोग अपना ठरकपन छोड़ देते हैं, तब मेरा शौहर अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता फिर रहा है। तब मुझे अपने वालिदैन की बातें याद आने लगी। उन्होंने सही कहा था, लेकिन इसमें भी मेरी गलती थी। मैं बच्चों में इतना खो गई थी कि अपने शौहर को तवज्जो ही नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो वही तवज्जो बाहर तलाशने लगे थे। अगले रोज मैं ऑफिस गई तो मेरा शौहर, उसके चेहरे पर मुझे देखकर हवाइयां उड़ी हुई थी। शायद उसको लगा था कि मैं कभी भी उसको बताए बगैर ऑफिस नहीं आऊँ। तभी वो ऑफिस में कैबिन में एक लड़की मौजूद थी। मैंने उसे मशकूक नजरों से देखा तो वो उठकर चली गई। मेरा शौहर गड़बड़ा रहा था। मैंने उसे कहा कि ये कौन थी? वो कहने लगा मेरी सेक्रेटरी थी। मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वहां थोड़ी देर बैठकर घर वापस आ गई। अब मैंने अपने शौहर का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जहाँ जहाँ जाते थे, अगर मैं नहीं जा सकती थी तो मैंने एक मुलाजिम रख लिया था, जो हम वक्त मेरे शौहर के साथ रहता था और उसके मुतालिक हर एक रिपोर्ट मुझे देता था कि वो आज कहाँ कहाँ गया। 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपने शौहर पर शक कर रही थी, बल्कि शक की तो कोई बात ही नहीं थी। ये बात अब मैं यकीन से कर रही थी। मैं बस उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने उसका नंबर ट्रेस करवाया और मुझे मालूम हो गया कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे बताया गया कि वो पास ही में एक होटल में है, वहाँ एक लड़की के साथ मौजूद है। मैं वहाँ पहुँच गई और उसके साथ वाला रूम बुक करवाया। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मैंने जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो वो बाहर सोने का लिबास पहने हुए आया और कहने लगा क्या मसला है? अभी तो कहा है कि रूम सर्विस नहीं चाहिए। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, जैसे उसे सकता हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कुछ भी नहीं, बल्कि अंदर कमरे में जाने लगी। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि एक लड़की जिसने बहुत ही नाजेबा कपड़े पहन रखे थे, वो मुझे देखकर कंबल में खुद को छुपाने लगी। मैंने उसे बालों से पकड़ा और खींच कर खड़ा कर दिया। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो और मैं आपस में गुत्थम गुत्था थे, और वजह थी एक शख्स जो मेरा शौहर और उस लड़की का महबूब था। हम दोनों लड़ रहे थे जब मेरे शौहर ने हम दोनों के दरमियान आ गए और कहा चुप कर जाओ, तुम दोनों लड़ना बंद करो। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो सबीना? मैंने कहा तुम यहाँ रंगरलियां मनाते फिरो और मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। अच्छा इंसाफ है ये। तो तुम क्या समझते थे मुझे पता नहीं चलेगा? मैं गुस्से में फुंकारते हुए से कह रही थी। वो लड़की जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से भागी। मेरे शौहर अभी तक शर्मिंदा होने के बजाय मुझे गुस्से से घूर रहे थे। उन्होंने कपड़े पहने
मुझे वहाँ से घसीटते हुए कार में ला फेंका और तेज ड्राइविंग करते हुए घर ले आए, जहाँ बच्चे हम दोनों को लड़ता हुआ देखकर सहम गए। मैंने जल्दी से आया को कहा कि इन्हें इनके कमरे में ले जाइए, हम अपना मसला खुद हल कर लेंगे, कम से कम बच्चों की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा शौहर भी इस बात को समझता था, इसलिए बच्चे जाने तक वो चुप खड़ा रहा। उसके बाद हम दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। वो मुझे कसूरवार ठहरा रहे थे और मैं इन्हें। हम दोनों ही एक दूसरे के बदल जाने का ताना दे रहे थे। मेरे शौहर कहते थे कि मैं अब वैसे इनके लिए नहीं सजती सवरती जैसे पहले सजती थी। कहने लगे, पराए बच्चे अब तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं कि तुमने अपने शौहर की परवाह करनी ही छोड़ दी है। लफ्ज पराया मेरे दिल को तोड़ गया था। मैंने आज तक कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा शौहर मुझे इस तरह का ताना भी दे सकता है। और मुझे ये शिकायत थी कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वो दूसरी लड़कियों के साथ रातें गुजारते फिरते हैं और मैं यहाँ घर में इनका इंतजार करती रह जाती हूँ। यूं ये लड़ाई हमारे दरमियान दूरियों का बायस बनी और हम लोग अलग अलग कमरों में रहने लगे। मुझे लगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो सुधर जाएंगे और ये सब काम छोड़कर मेरे पास लौट आएंगे, और वो समझते थे कि वो हक पर है। हम दोनों ने ही अना का मसला बना लिया और इसी तरह 3 महीने गुजर गए। कभी भी रिश्ते में बेवफाई की शुरुआत तो मर्द करते हैं और फिर औरतें इनको देखकर बेवफा हो जाती हैं। जब मेरे शौहर मुझसे दूर हुए तो मेरी ख्वाहिशात पूरी करने वाला कोई नहीं था। तब मैंने सिर्फ अपने शौहर की जेलसी फील करवाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अगर वो ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, अपने मुलाजिम से ताल्लुक बना लिया, वो भी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। वरना हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं था। महज वो एक मुलाजिम था जिसे मैं अपने शौहर की निगरानी में रखा करती थी। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मेरा शौहर मेरे से बेवफाई कर रहा है, तब से मेरा शौहर इस मामले में और ज़्यादा निडर हो गया था। अब वो सरेआम दूसरी लड़कियों से मिलने लगा और तवाइफों के कोठे पर भी जाने लगा। अक्सर ही इनकी वीडियोस मेरे पास आने लगी और इन्हें भी मालूम था मैंने एक मुलाजिम रखा हुआ था जो इनकी पल पल की खबर मुझे देता था। मैं अंदर ही अंदर जलती रहती थी, इसलिए अब मैंने सोच लिया था कि अपने शौहर को जलाऊंगी और उसे भी महसूस होना कि जलन किसे कहते हैं, जिसे आप मोहब्बत करते हैं। जब उसे किसी और के साथ देखे तो कैसे बुलंद फिशारे खून होता है। उसको सबक सिखाने का मुझे वाहिद यही रास्ता एक दिखा था। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जब हम जितना ही अगले इंसान को जताएं, उनका रवैया हमें दुख दे रहा होता है। वो नहीं समझते जब तक हम वही रवैया उनके साथ ना अपनाएं। मैं बहुत ही नाजेबा किस्म के लिबास पहनकर अपने मुलाजिम के साथ मुख्तलिफ पार्टियों में जाने लगी, जो कि किसी क्लब में होती थी। वहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे नाचा करते थे। जब मेरे शौहर मेरे पास इस तरह की वीडियो जाने लगी तो वो बहुत गुस्सा होने लगे और मुझे बाज रहने का कहा। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं भी वही करूँगी। वो एक मशरकी इंसान थे, अपनी बीवी को किसी मुलाजिम के साथ इस तरह के कपड़ों में नहीं देख सकते थे, और मैं यही तो चाहती थी। धीरे धीरे ने मेरा एहसास होने लगा। मेरी ज़रा सी तवज्जो से मुलाजिम ने न जाने खुद को क्या समझने लगा। उसे मालूम था मैं ये सब अपने शौहर को जलाने के लिए करती हूँ, तो जताने के लिए कि मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ अगर वो कर सकता है तो। उसने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और नशा और दावर दवा मिलाकर मुझे इस्तेमाल कर लिया और उसकी भी वीडियो निकाल ली। नशा और दवा की वजह से मैं खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और मैंने अपने मुलाजिम के साथ ही वो सब कर लिया, जिसकी वजह से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। मुझे बहुत खुशी होने लगी कि मेरे शौहर को मेरा एहसास होने लगा। वो बच्चों के बहाने ही सही मेरा हाल मालूम करने तो आता है। धीरे धीरे वो इस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन मैं इस काम में और ज़्यादा फंसती चली गई, क्योंकि अपने शौहर को जेलसी फील कराने के लिए अपने मुलाजिम के साथ जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी, उसी से वो मुलाजिम मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। वो मुलाजिम खाली कुआं था जिसमें जितने पैसे भर दो वो भरता ही नहीं था। मैं तंग आकर पुलिस में उसकी शिकायत कर दी और उसे लंबी जेल हुई। इसमें भी गलती मेरी ही थी। मैंने खुद इस मुलाजिम को मौका दिया था कि वो मेरे करीब आए, लेकिन यह ज्यादा कसूर मेरे शौहर का था, जिन्होंने मुझे बेवफाई करके अपनी इज्जत को खराब कर दिया था, बल्कि अपनी बीवी को भी सारी सोसाइटी में बदनाम कर दिया था। लेकिन यहाँ इन बातों को ज्यादा जहन पर सवार नहीं किया जाता था। यहाँ तो रिवाज था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी लोग दूसरों से ताल्लुक बनाते थे। मैं जिस चीज से नफरत करती थी मैं फिर वही करने लगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी से बात तंग आने लगी थी, क्योंकि मैं अपने शौहर को लेकर बहुत हसास थी और ये बात मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मैं आज किसी आदमी को बुरी निगाह से देखूंगी तो कल को मेरा शौहर भी किसी औरत को बुरी निगाह से देखेगा। ये वो मकाफाती अमल है जो दो लोगों के दरमियान लाजमी होता है हर रिश्ते में। मैं इस बात से तौबा कर ली और अपने रिश्ते को सुधारने का एक मौका देना चाहा, और ये मेरी शौहर और मेरे हम दोनों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अपने शौहर से इस मुतालिक बात करूंगी कि हमारे बच्चों की सेहत पर हमारी लड़ाइयों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब वो गलती हम दोनों की हो चुकी थी और हम बराबर के गुनाह मर्तकब हो चुके थे। हमारी शादी की ये सालगिरह का दिन था जब मैं तैयार होकर दोपहर के 2 बजे ऑफिस गई ताकि मैं अपने शौहर को सरप्राइज दे दूं। मुझे लगा था आज का दिन तो इन्हें याद होगा, क्योंकि हर साल हम अपनी शादी की सालगिरह पूरा दिन एक साथ गुजारते थे, बच्चों के आ जाने के बाद भी। लेकिन इस सब मामले में उलट पुलट हो गया था।
मैंने सोच लिया था कि अपना घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। इसलिए मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अना का मसला नहीं बनने दिया और अपने शौहर के पास जाने के लिए पहल की। और बहुत अरसे बाद मैं अपने शौहर के लिए ख़ास तौर पर तैयार हुई, उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके ऑफ़िस जा पहुँची। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि इमरान तो आज ऑफ़िस ही नहीं आए, वो फ़ार्म हाउस पर गए हैं। हम लोग हर साल अपनी शादी की सालगिरह फ़ार्म हाउस पर गुज़ारते थे, तो मुझे लगा वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए ख़ास कोई इंतज़ाम किया होगा। जितने भी मुझसे नाराज़ सही, लेकिन इस बात को तो वो नहीं भूल सकते कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जबकि मैं वहाँ जाके इन्हें सरप्राइज़ कर दूँगी। मैंने सोचा शायद वो भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, मुझे भी देना चाहिए। हम दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन आजकल मेरे शौहर जिस रवश पर चल पड़े थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने घर नहीं तोड़ना था, बल्कि इन्हें समझाना था और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपने रवैये में नरमी रखूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे अपने शौहर को किसी लड़की के साथ फ़ार्म हाउस पर मिले, तो भी सही, मैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगी, बल्कि अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए इन्हें बहुत नरमी से समझाऊँगी। अगर वो नहीं समझ पाए, तो फिर मैं तलाक ले लूँगी। लेकिन तलाक का सोचते ही मेरे बदन पर कँपकँपी तारी हो गई। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारा तलाक हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस रिश्ते को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा, मैं करूँगी। अगर मेरे शौहर कहेंगे कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं इनसे दूसरी शादी भी करवा दूँगी। लेकिन मैं तलाक नहीं लूँगी। मुझे अपनी सोसाइटी की औरतों से सख्त नफ़रत थी, जो तलाक ले लेती थी, ज़रा-सी बात भी नहीं हुई, वो अपने घर यानी मैके पहुँच गई। जब मैं फ़ार्म हाउस पर पहुँची, तो बहुत ही शानदार इंतज़ामात किए गए थे। गार्ड मुझे देखकर गड़बड़ा गया और डरते हुए कहने लगा, "मैम, आप यहाँ?" मैंने कहा, "हाँ।" "कहाँ हैं तुम्हारे साहब?" "कहाँ हैं?" उन्होंने कहा, "अंदर हैं।" तब जब मैं वहाँ जाने लगी, तो गार्ड ने मुझे रोक के बताया कि साहब रोज़ाना एक लड़की के साथ यहाँ आते हैं। मैंने उन्हें कहा, "मुझे सब पता है।" जैसे ही मैं अंदर गई, तो मेरे शौहर को तैयार होकर एक लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर हैरान हुए और कहा, "तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना?" उन्हें लगा था मैं फिर वही करूँगी जो पहले मैंने इनके लड़की के साथ देखकर किया था। दूसरा, क्योंकि इनके पास कब से खुला के पेपर भी गए हुए हैं और मैं अभी इनके पास सोफ़े पर बैठी हुई थी कि इनसे बात कर सकूँ। वो लड़की भी आ गई। हम दोनों के साथ देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ही इमरान की पहली बीवी हूँ और वो मुझसे एक बार मार भी खा चुकी थी। वो जाने लगी जब मैंने उसे बुलाकर पास बिठाया और इन दोनों को कहा, मैं इमरान से बेहद मोहब्बत करती हूँ और मैं इनसे हरगिज़ खुला नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे शौहर ने बेवफ़ाई करने में पहल की है। इसलिए मैंने इस मुलाज़िम के साथ ताल्लुक़ बनाया था कि मेरा शौहर हसद महसूस करे और मेरी तरफ लौट आए, मगर मेरा ये काम भी बेकार गया। मुझे मालूम हो गया है तुम दोनों सच्ची मोहब्बत करते हो और मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के झगड़े की वज़ह से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़े। तब वो लड़की कहने लगी, मैं एक शर्त पर शादी करूँगी। अगर आपको ये तलाक दे दें, तो मैं शराकत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उस लड़की ने ये कहा, मैंने चोर नज़रों से अपनी मोहब्बत की तरफ, अपने शौहर की तरफ देखा। वो शर्मिंदा से बैठे थे कि हमारी इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद भी मैं आज इन्हें खुद मनाने आई हूँ कि हम इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करते। हालाँकि मैं हक़ पे थी, फिर भी इनसे माफ़ी माँगने आई थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई दिए। शायद वो खुद भी दोहरी ज़िंदगी गुज़ारते हुए थक चुके थे। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की से इसलिए ताल्लुक़ बनाया ताकि वो अपनी असल औलाद हासिल कर सकें। क्योंकि इनकी अम्मी-अब्बू इन्हें इस बात पर रोज़ाना बहस करते थे। कोई भी लड़की अब तक वो जिन भी लड़कियों से मिले थे, वो नहीं चाहती थी कि वो मेरे होते हुए इनसे शादी करे। इसलिए वो मुख्तलिफ़ लड़कियों से मिलते रहे और जाँचते रहे। इस लड़की और मेरी बहस ख़त्म होने लगी। हम लोग पहले भी लड़ चुके थे। तब मेरे शौहर ने इस लड़की को धक्का दिया और इसके ऊपर थप्पड़ मार दिया। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूँगा। तुम होती कौन हो? महज़ एक रखेल की हैसियत है तुम्हारी। मेरे शौहर ने ये बात की और गुस्से में की थी। लेकिन वो लड़की हैरान होकर देखने लगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो इसी लड़की के लिए मुझे बुरा भी कहा। कहने लगे, आज के बाद मुझसे राब्ता मत करना और चली जाओ। मैं और मेरे शौहर पीछे रह गए। वो बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे बहुत माफ़िया माँग रहे थे। मैंने कहा कि क्यों ना इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया जाए। इस तरह हमारी तलाक होती-होती रह गई। इसके बाद आज तक मेरे शौहर ने कभी भी मेरे से बेवफ़ाई करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझसे मुख़लिस रहे। इस बात का इनाम अल्लाह ने हमें हमारी औलाद अपनी देकर दिया था और डॉक्टर्स की रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब हमारे 4 बच्चे हैं। हमने कभी इन चारों में फ़र्क नहीं किया, ना ही पिछली गुज़री बातों का एक-दूसरे को कभी ताना दिया है, बल्कि पहले से बढ़कर एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। ये औरत के हाथ में होता है कि घर बनाना है कि बिगाड़ना है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है।